अस्सलाम वालेकुम। इस क्लास में हम पेडागॉजी ऑफ उर्दू पार्ट 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें मादरी ज़ुबान की तारीफ़ें और उसी तरह मादरी ज़ुबान पढ़ाने के मकासद जो इदराकी, जज्बाती, नफ्सी व हरकी मैदान से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको मुकम्मल तौर पर डिस्कस करेंगे। तो हमने उर्दू ग्रामर को मुकम्मल तौर पर कंप्लीट किया है। उन क्लासेस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिए। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। उर्दू ज़ुबान की इर्तिखा। यहाँ पर देखिए, उर्दू ज़ुबान की इर्तिखा के ताल्लुक से उर्दू ज़ुबान जो आज दुनिया की चंद तरक्की याफ्ता और कसरत से बोली जाने वाली ज़ुबानों में से एक है, उसे उसे भी वजूद में आने के लिए मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना पड़ा। माहिरीन लिसानियात का कहना है, उनके मुताबिक से उर्दू ज़ुबान का असल सरचश्मा कौन सी ज़ुबान है, उसका सबूत देना बहुत ही मुश्किल अमर है, क्योंकि उसके कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है। अलबत्ता माहिरीन लिसानियात ने उर्दू के इर्तिखा के मुख्तलिफ पहलुओं पर दस्तावेजी सबूतों की तरह अपने ख्यालात व नज़रियात को पेश किए हैं। ठीक है, उनके ताल्लुक से बहस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद उर्दू का इब्तदाई सरचश्मा बुर्ज भाषा को करार देते हैं। अपनी किताब आब हयात में उनका ये कहना है कि इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी ज़ुबान बुर्ज भाषा से निकली है और बुर्ज भाषा ही खालिस उर्दू ज़ुबान है। यह इनका कहना है। मगर बहुत सारे माहिरीन लिसानियात इस बात पर बहस करते हुए आखिर इस बात को साबित करते हैं कि बुर्ज भाषा से उर्दू ज़ुबान नहीं निकली। और मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, ये माहिरीन लिसानियात नहीं थे, इसलिए इनकी बात को रद्द कर दिया गया। तो यहाँ पर देखिए, सैयद खादरी, इनका क्या कहना है। मुसलमानों के असर से बुर्ज भाषा में अरबी व फ़ारसी अल्फाज दाखिल होने लगे, जिसके बायस उसमें तगय्युर शुरू हुआ। यानी जिस वक्त बुर्ज भाषा में अरबी व फ़ारसी अल्फाज दाखिल हुए, तो उस ज़ुबान में क्या हुआ, तगय्युर, चेंजेस शुरू हुए, जो रोज़ बरोज़ बढ़ता गया और एक अरसे के बाद उर्दू ज़ुबान की सूरत इख्तियार कर ली है। ये किसका कहना है? सैयद खादरी का कहना है। तो मोहम्मद शिरानी, इन्होंने क्या कहा, अपनी तसनीफ़ पंजाब में उर्दू, जो इनकी तसनीफ़ है, लिखी हुई किताब है, तो इसमें इनका कहना है कि उर्दू दहली की क़दीम ज़ुबान नहीं है, बल्कि वो मुसलमान के साथ दहली जाती है। ठीक है, और चूंकि मुसलमान पंजाब से हिजरत करके जाते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि वो पंजाब से कोई ना कोई एक ज़ुबान अपने साथ ले गए होंगे, वो दिल्ली जाकर वहाँ पे उर्दू ज़ुबान की सूरत इख्तियार कर ली है। यह इनका कहना है। तो पंजाबी ज़ुबान के एक आलिम हैं, टी ग्राम बेली, ने शिरानी के नज़रिए का इत्तेफाक करते हुए, शिरानी यानी मोहम्मद शिरानी, शिरानी के नज़रिए का इत्तेफाक करते हुए उन्होंने लिखा कि उर्दू 1027 के लगभग लाहौर में पैदा हुई, और उसी तरह ख़दीम पंजाबी इसकी माँ है, ख़दीम खड़ी बोली इसकी सौतेली माँ है। बुर्ज भाषा से इसका कोई रास्त तौर पर रिश्ता नहीं है। मुसलमान मुसलमान सिपाहियों ने पंजाबी के इस रूप को, जो उन दिनों में ख़दीम खड़ी बोली से ज़्यादा मुख्तलिफ ना था, इख्तियार किया है। यानी पंजाबी को उन्होंने इख्तियार किया है, उसमें फ़ारसी अल्फाज और फ़िक्रे शामिल कर दिए गए, वो उर्दू ज़ुबान की शक्ल में बदल चुकी है। इस तरह इनका कहना है। किनका? टीग्राम बेली। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, प्रोफेसर मसऊद हुसैन, इनका क्या कहना है कि अपनी किताब मुक़दमा तारीख़ ज़ुबान उर्दू में यूँ कहते हैं कि उर्दू ना तो पंजाब में पैदा हुई और ना ही दक्कन में और ना ही सिंध में, बल्कि उर्दू 1193 में दिल्ली और नवा दिल्ली में पैदा हुई है। उर्दू की इब्तिदा खड़ी बोली से हुई और उसी तरह उसमें हरियाणी के असर वाज़ा है। ठीक है, इनका कहना है कि उर्दू खड़ी बोली से शुरू हुई है और उसमें हरियाणी जो ज़ुबान है उसका असर वाज़ा है। बुर्ज भाषा बाद में उर्दू का लब लहजा मेयारी मुतय्यन करने में ज़रूरी मदद दी है। ठीक है, इनका यह कहना है। तो डॉक्टर मुहियुद्दीन क़ादरी ज़ोर, इनका क्या कहना है। इन्होंने कहा कि हरियाणी ज़ुबान की पैदाइश उर्दू की पैदाइश के बाद अमल में आई है। यानी हरियाणी जो ज़ुबान है, उर्दू की पैदाइश के बाद अमल में आई है। और अगर ख़दीम दक्कनी उर्दू में
بعض خصوصیات ہریانی سے ملتے ہیں تو اس کی یہ وجہ نہیں کہ اردو ہریانی سے بنی ہے، بلکہ اس کا اصل وجہ یہ ہے کہ اردو اور ہریانی جو ہے دونوں کا سرچشمہ ایک ہی ہے۔ انہوں نے کھڑی بولی جو زبان ہے اس کو اردو کا اصل سرچشمہ قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ڈاکٹر محی الدین قادری زور کا کہنا ہے۔ تو یہاں پر اہم نکات دیکھیے کہ دستور ہند کی 8ویں فہرست میں 22 زبانوں کو شامل کیا گیا ہے، جس میں ہندی، اردو، عربی، فارسی، بنگالی، آسامی اور پنجابی وغیرہ بھی شامل ہیں۔ یہاں پہ کہنا یہ ہے کہ اردو زبان بھی دستور ہند میں شامل کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دفعہ 350A کے مطابق ابتدائی تعلیم جو ہے مادری زبان میں ہونی چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں مادری زبان۔ مادری زبان کیا ہے؟ انسانی زندگی میں جنم دینے والی ماں کو جو اہمیت حاصل ہے اسی طرح کی اہمیت مادری زبان کو بھی ہے، ٹھیک ہے؟ مادری زبان میں ہی انسان کی مکمل ذہنی اور شخصیت جو ہے مکمل ہوتی ہے۔ بچہ اپنی جمالیاتی نظر خوشی کے اظہار کے لیے استعمال کرنے والی زبان ہی کیا ہے؟ مادری زبان ہے۔ یعنی جو بچہ ہے اپنے جمالیاتی نظر خوشی کے اظہار کے لیے، جو بھی اس کے جذبات ہیں اس کے اظہار کے لیے جس زبان کا استعمال کرتا ہے وہ جو ہے مادری زبان کہلاتی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ بچہ اپنے شعوری حالت میں کس زبان میں سوچتا ہے اور نیند کی حالت میں خواب جس زبان میں دیکھتا ہے وہی اس کی مادری زبان کہنا مناسب ہے، ٹھیک ہے؟ یہ رہا مادری زبان کے تعلق سے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ مادری زبان پڑھانے کے لیے جو مقاصد ہیں ادراکی، جذباتی، نفسی و حرکی میدان سے تعلق رکھتے ہیں ان کے تعلق سے۔ تو ڈاکٹر بنجامن بلوم نے سب سے پہلے تعلیمی مقاصد کے بارے میں تجزیہ کیا ہے۔ کنہوں نے کیا؟ ڈاکٹر بنجامن بلوم نے۔ تو ان کی شائع کردہ کتاب ٹیکزونومی آف ایجوکیشنل آبجیکٹیوز، دی کلاسیفیکیشن آف ایجوکیشنل گولز جو کتاب ہے آج بھی معیاری معنی رکھتی ہے۔ تو انہوں نے تعلیمی مقاصد کو 3 علاقوں میں تقسیم کیا ہے، جو ہے ہم ان کلاسز میں امپورٹنٹ پوائنٹس بولتے ہیں، آپ نوٹ کر لیجئے اور یاد بھی رکھ لیجئے کہ انہوں نے کیا کیا، تعلیمی مقاصد کو 3 علاقوں میں یعنی 3 میدانوں میں تقسیم کیا ہے۔ ہر علاقے کو ڈومین کا نام رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ 3 کون سے ہیں؟ ادراکی علاقہ، اسی کو ہم وقوفی علاقہ بھی کہتے ہیں، وقوفی میدان بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح تاثراتی علاقہ یا میدان، اسی کو ہم جو ہے جذباتی علاقہ بھی کہتے ہیں۔ اور نفسی و حرکی علاقہ، اس کو انگریزی میں سائیکو موٹر ڈومین کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے پہلا کاگنیٹیو ڈومین، دوسرا افیکٹو ڈومین، تیسرا جو ہے سائیکو موٹر ڈومین کہتے ہیں انگریزی میں۔ یہ رہا تقسیم کے تعلق سے۔ تو آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں کیا ہے بنجامن بلوم کی تعلیمی مقاصد کے زمرہ بندی کس طرح ہوئی ہے۔ یہاں پر ٹیبل دیکھیے کہ ادراکی علاقہ، تاثراتی علاقہ اور نفسی و حرکی علاقہ، اس میں جو ہے انہوں نے ادراکی علاقے میں 6 مرحلوں کو بتایا ہے، جیسا کہ معلومات، تفہیم، اطلاق، تجزیہ، ترکیب اور تعین قدر۔ اس میں معلومات جو ہے ادنا مرحلہ ہے، یعنی سب سے چھوٹا مرحلہ ہے، جبکہ تعین قدر جو ہے اعلیٰ مرحلہ ہے۔ یہی ادراکی علاقہ جو ہے اس میں اعلیٰ مرحلہ کون سا ہے اگر سوال کیا جائے تو تعین قدر جو ہے اعلیٰ مرحلہ ہے۔ اسی طرح تاثراتی علاقے میں کون سے مراحل شامل ہیں؟ یہاں پر دیکھیے کہ حصول عمل، رد عمل، اسی طرح قدر کرنا، تنظیم، کردار سازی، اس میں 5 مراحل شامل ہیں۔ نفسی و حرکی علاقے میں تقلید، سلیقہ مندی، قابو کرنا، ترتیل اور فطری کردار سازی جو ہے یہ 5 مراحل نفسی و حرکی علاقے میں شامل ہیں۔ ان سب میں جو پہلا مرحلہ ہے ان کا ادنا مرحلہ ہے، یعنی سب سے چھوٹا مرحلہ ہے، اور جو آخر کے مرحلے ہیں، آخر میں جو مرحلے موجود ہیں وہ آخر کے مرحلے جو ہے ان علاقوں کے اعلیٰ مرحلے ہیں، یعنی
बहुत अजीम मरहले हैं। तो इनकी तरतीब भी याद रखिए, मालूमात के बाद तफहीम, मालूमात के बाद तफहीम, उसके बाद इतलाक़, उसके बाद तज़िया, तरकीब, तय्युन क़दर। इस तरह तरतीब भी याद रखिए, क्योंकि सवालात ऐसे भी होते हैं कि दूसरा मरहला कौन सा है, इदराकी इलाके में दूसरा मरहला कौन सा है, या इदराकी इलाके में इतलाक़ के बाद का मरहला कौन सा है, इस तरह भी सवालात हो सकते हैं। इसलिए आप इस टेबल को इसी तरह याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इदराकी इलाका या इदराकी मैदान, इसमें कहते हैं कि ये इलाका इक्तिसाबी अफ़आल पर मुश्तमिल होता है, यानी ये लर्निंग एक्टिविटीज़ जो भी हैं, लर्निंग एक्शंस, वो सब जो है इदराकी इलाके में शामिल होते हैं, जिनका ताल्लुक से, यानी लर्निंग एक्टिविटीज़ जो हैं उनका ताल्लुक किससे होना चाहिए, इल्म, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, याददाश्त और मसाइल के हल के वगैरह महारतें जो हैं उनसे ताल्लुक़ रखने वाले जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो सब जो है इदराकी इलाके में शामिल होते हैं। इदराकी इलाके के मरहले कौन कौन से हैं, मालूमात, तफ़हीम, इतलाक़, तज्ज़िया, तरकीब, तय्युन क़दर। ये 6 जो है इदराकी इलाके के मक़ासिद हैं, इन्हीं को हम मरहले भी कह सकते हैं, ठीक है। तो पहला मालूमात, मालूमात क्या है, ये सबसे पहला मरहला है, इदराकी इलाके का सबसे पहला मरहला जो है क्या है, मालूमात है। इसमें हक़ाइक़, उसूल और वाक़ियात वगैरह को याद रखना या उनको पहचानना जो है इसका अमल होता है, किसका, मालूमात का, यानी शनाख्त करना या याददाश्त करना, ये दो जो है इसमें शामिल होते हैं। उर्दू में इसकी मिसाल इस तरह दी जा सकती है कि हरूफ या अल्फाज की शनाख्त करना जो है इस मरहले में शामिल होता है, यानी अल्फाज को सुनकर बोल सकते हैं या अल्फाज को देखकर बोलना, यानी शनाख्त करने के लिहाज से आता है। अल्फाज को सुनकर लिखना ये भी शनाख्त के लिहाज से आता है। उसी तरह तज़कीर व तानीस को पहचानना, उनको शनाख्त करना भी, सही व अगलात जुमले की इदराक करना, ये भी जो है मालूमात में ही शामिल होता है, शुमार होता है। ये रहा मालूमात के ताल्लुक से। मालूमात में क्या क्या आते हैं, किसी चीज़ या किसी अल्फाज, उर्दू ज़ुबान के ताल्लुक से देखा जाए तो हरूफ और अल्फाज की शनाख्त करने को क्या कहते हैं, मालूमात कहते हैं। तो ठीक है। तफ़हीम, तफ़हीम क्या है, तफ़हीम जो है अंग्रेज़ी में अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। सीखे हुए उलूम को समझना और अपनी ज़ुबान में उसको तौज़ी व तशरीह कर लेना क्या है, तफ़हीम कहलाता है। यानी जो भी उलूम, इल्म सीखते हैं उसको अपनी ज़ुबान में, अपनी ख़ास ज़ुबान में तौज़ी व तशरीह कर लेना जो है, उसको एक्सप्लेन कर लेना, उसका मग़ज़ हासिल करना जो है क्या कहलाता है, तफ़हीम कहलाता है, अंडरस्टैंडिंग कहलाता है। अल्फाज के मुख्तलिफ मानी व इस्तेमाल या अशआर की तशरीह करना, तलमीहात का इदराक, मौजू व मज़ामीन की तलख़ीस व तौज़ीह करना जो है, यानी समरी या एक्सप्लेन करना जो है तफ़हीम में ही आता है। उसी तरह ज़ुबान के क़वाइद को समझने के लिए अल्फाज व मानी का मुआजना करना और अस्मा व सिफ़ात में फ़र्क पहचानना, ज़मा व मकान का फ़हम हासिल करना जो है, ये इस मरहले के जो है अहम अफ़ाल हैं। यानी जो भी उलूम हासिल करते हैं उसको समझना क्या कहलाता है, तफ़हीम कहलाता है, ठीक है। तो अगला क्या है, इतलाक़, हासिल शुदा इल्म का इस्तेमाल नए तजुर्बात और मुशाहिदात के ज़रिए नए सूरत हाल में निपटने की कोशिश को क्या कहते हैं, इतलाक़ कहते हैं। यानी जो भी मवाद सीखते हैं उन मवाद को नए तजुर्बात में, नए मुशाहिदात में जो है नए सूरत हाल की तरह उनको टिमट लेना क्या कहलाता है, इतलाक़ कहलाता है। जैसा कि हम मानी अल्फाज, हम शक्ल, मुशाबा आवाज़ अल्फाज, ज़रबुल मिसल, मुहावरा, रमूज़ व औक़ाफ़ को अपनी निज़ली ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं तो वो इतलाक़ में शामिल होते हैं। यानी हम मानी अल्फाज क्या होते हैं, जैसा कि चाँद, चाँद को हम ख़मर भी कहते हैं, ये दो जो है हम मानी अल्फाज हैं। हम शक्ल अल्फाज क्या होते हैं, देखने में एक तरह दिखने वाले अल्फाज क्या कहलाते हैं, हम शक्ल अल्फाज। इसकी मिसाल अगर देखें तो मुल्क मीम लाम काफ पर मुश्तमिल होता है। उसी तरह मिल्क जो है ये भी, यानी मिल्क नहीं, मिलक जो है मीम लाम काफ पर ही मुश्तमिल होता है। ये दो देखने पर एक ही तरह से दिखते हैं, ये दो जो है हम शक्ल कहलाते हैं। मुशाबा आवाज़ वाले अल्फाज क्या होते हैं, ये जो है
قابل قاف سے شروع ہوتا ہے، قابل قاف سے شروع ہوتا ہے، جو پڑھنے میں جو ہے مشابہ آواز رکھتے ہیں. یا کہیں کہ دانا اور دانا، ایک دانا ہے کہ عقل مند کو دانا کہتے ہیں اور دوسرا دانا ہے کہ بینجوں کو کہتے ہیں. اس طرح یہ مشابہ آواز والے الفاظ کہلاتے ہیں. ان کا استعمال کرنا، ان کا استعمال اپنی زندگی میں کرنا ہی اطلاق کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ضرب المثل کا استعمال کرنا، محاورے، رموز و اوقاف کو موقع و محل کے لحاظ سے استعمال کرنا کیا کہلاتا ہے؟ اطلاق کہلاتا ہے. تو اگلا ہے تجزیہ. تجزیہ کیا ہے؟ تجزیے کو انگریزی میں انالیسس کہتے ہیں. اس کے تحت نثری اور شعری فن کی خوبیاں اور خامیوں سے ذہنوں پر قائم ہونے والے تاثرات. یہاں پر کہنا ہے کہ نثری یعنی پروس اور شعری پوئٹری کے فن جو ہے ان سے ان کے خوبیاں اور خامیاں جو ہے ذہنوں پر ایک طرح کا تصور قائم ہوتا ہے، تاثرات قائم ہوتے ہیں. ان کی علمی پہلوؤں کا تنقیدی جائزہ لینا ہی کیا کہلاتا ہے؟ تجزیہ کہلاتا ہے. ان کا جائزہ یعنی ان کا جو کمپیریزن کرتے ہیں اس وقت ان کے تجزیے کا جو ہے ہم کو، چاہے وہ مثبت تجزیہ بھی ہو سکتا ہے یا منفی تجزیہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کمپیریزن کرنے کے بعد اس کا نتیجہ جو ہے ہم کو مثبت بھی حاصل ہو سکتا ہے یا منفی بھی حاصل ہو سکتا ہے. یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ تجزیے کی مثبت اور منفی دو پہلو ہو سکتے ہیں، چاہے وہ مثبت بھی حاصل ہو سکتا ہے یا منفی بھی حاصل ہو سکتا ہے. تو تجزیے میں بغور مطالعے کے بعد واقعات اور تصورات کو الگ الگ کر سکتے ہیں، الگ الگ کیا جا سکتا ہے. واقعات کیا ہوتے ہیں؟ گزرے ہوئے زمانے میں جو بھی واقعات گزرے ہیں، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں جو بھی کام ہوئے ہیں وہ سب جو ہے واقعات کہلاتے ہیں. تصورات کیا کہتے ہیں؟ تصورات کیا ہیں؟ تصورات یہ ہیں کہ سوچ کر جو کہانیاں بولتے ہیں، سوچ کر، یعنی وہ حقیقت میں ہوئے نہیں، گزرے نہیں، مگر سوچ کر بولتے ہیں، ان کو تصورات کہہ لیتے ہیں. تجزیے کے بغور مطالعے کے بعد، یعنی تجزیہ کرنے کے بعد ہم یہ کر سکتے ہیں کہ واقعات اور تصورات کو الگ الگ کیا جا سکتا ہے. یہ ہے تجزیے کا کام، یعنی انالیسس کرنا. ٹھیک ہے. تو اگلا کیا ہے؟ ترکیب. ترکیب کو انگریزی میں سنتھسس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دی گئی صورتحال یا صورتحال یعنی سچویشن یا مسائل سے انفرادی طور پر مخصوص طریقے سے نئے انداز میں جو ہے تحقیقی طرز عمل کے ذریعے مسئلے کا حل نکالنا. یعنی جو بھی صورتحال سچویشن ہم کو پیش آتا ہے یا مسئلہ پیش آتا ہے تو اس کا حل جو ہے نئے انداز میں تحقیقی طرز عمل سے اس کا حل نکالنے کو کیا کہتے ہیں؟ ترکیب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو تعین قدر کیا ہے؟ تعین قدر میں مذکورہ پانچوں زمروں معلومات، تفہیم، تجزیہ، ترکیب، یہ سب جو ہیں پانچوں زمروں کا امور کا جائزہ تعین قدر میں لیا جاتا ہے. یعنی ان کا جھلک طلبہ میں مثبت تبدیلی کے ذریعے نظر اگر آیا تو ان کا تعین قدر مثبت ہوگا. یعنی ان پانچوں زمروں کا اس میں ایویلویشن کیا جاتا ہے، اس میں جانچ کی جاتی ہے. ایویلویشن میں تعین قدر کو انگریزی میں ایویلویشن کہتے ہیں. ان پانچوں زمروں کا اس میں جانچ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں ان کی جھلک کیا ہونی چاہیے؟ مثبت تبدیلی میں شمار ہونا چاہیے. اس وقت یہ کہہ سکتے ہیں کہ طلباء میں ادراکی علاقے کے تمام مقاصد شامل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. یہ رہے ادراکی علاقے کے 6 مراحل. تاثراتی علاقہ یا اس کو جذباتی علاقہ بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں کیا ہے؟ طلباء کے دلچسپی، رویے، اقدار، خوبی اور مجموعی جذبات، جتنے بھی جذبات ہیں، فیلنگز ہیں، سب جو ہے تاثراتی علاقے میں شامل ہوتے ہیں. ایک دلچسپی اور رویہ، اقدار، یہ سب جو ہے فیلنگز ہی ہیں، یعنی جذبات ہی ہیں. یہ سب جو ہے تاثراتی علاقے میں شامل ہوتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ اس کا پہلا مرحلہ حصول عمل ہے. حصول عمل، اس کو انگریزی میں ریسیونگ کہتے ہیں. اس کا تعلق احساس، عمل اور شے کے روح سے طلباء کی توجہ ہے. یعنی جو بھی اشیاء ہیں ان کے صورت سے طلباء کس طرح اٹریکٹ ہوتے ہیں،
یہ جو ہے اس مرحلے میں شامل ہوتا ہے۔ دوسروں کی باتوں کو، یعنی دوسروں کی باتوں سے سننے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں۔ طلبہ کیا کرتے ہیں، دوسروں کی باتیں اگر اچھی لگیں تو ان کو سننے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، ریڈی ہوتے ہیں، یا اگر کوئی چیز ان کو اٹریکٹیو لگی یا کلرفل لگی تو اس چیز کو جانچنے یا دیکھنے یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں طلبہ۔ یہ سب جو ہے اسی میں آتا ہے۔ اس مرحلے کے اہم نکات کیا ہیں؟ پوچھنا، انتخاب کرنا، تشریح کرنا، جاننے کے بعد رد عمل کرنا، پہچاننا، نشاندہی کرنا، بتانا، جواب دینا اور استعمال کرنا، یہ سب جو ہے اس مرحلے کے اہم نکات ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی پوچھ کر سیکھنا، یعنی ان کو جس چیز میں دلچسپی ہے اس چیز کو انہوں سیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ رہا حصول عمل۔ تو دوسرا ہے رد عمل، یعنی ریسپونڈنگ۔ اس میں کیا ہے کہ یہاں پر دیکھیے، طلبہ مضمون سے متعلق مختلف سرگرمیوں میں فعال حصہ لیتے ہیں، یعنی ایکٹیو سے حصہ لیتے ہیں۔ ایکٹیو سے طلبہ ایکٹیویٹیز میں شامل ہوتے ہیں، شمار ہوتے ہیں۔ تو طلبہ توجہ دیتے ہیں اور دلچسپی کے ساتھ رد عمل کرتے ہیں۔ طلبہ کیا کرتے ہیں، اگر ایکٹیو سے شمار ہوں، پارٹیسپیٹ ہوں، تو وہ کیا کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ اپنا رد عمل اظہار کرتے ہیں، ریسپونڈ ہوتے ہیں۔ رد عمل کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں، ریسپانس یا ریسپونڈنگ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دلچسپی کو جانچنے کا سب سے اچھا ذریعہ کیا ہے، مشاہدہ ہے۔ طلبہ کو کس چیز میں دلچسپی ہے، اس چیز کو جاننے کے لیے اساتذہ کیا کرنا ہے، طلبہ کا مشاہدہ کرنا ہے۔ یعنی طلبہ کس طرح کس مواد کو زیادہ مطالعہ کرتے ہیں، اسی طرح کس ٹاپک پہ زیادہ سوالات کرتے ہیں، یا مقابلوں میں کن مقابلوں میں زیادہ پیش رہ کر حصہ لیتے ہیں، اسی طرح خوبصورت اور واضح الفاظ کا استعمال کس طرح کرتے ہیں، اچھے کہانیاں، اشعار میں دلچسپی، کن اشعار میں دلچسپی لیتے ہیں۔ یہ سب جو ہے مشاہدے کے ذریعے طلبہ میں کس چیز میں دلچسپی ہے جانچنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، رد عمل کیا ہوتا ہے؟ آخر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رد عمل طلبہ اسی وقت اظہار کرتے ہیں جس وقت طلبہ کو دلچسپی ہو۔ ٹھیک ہے، اگر دلچسپی نہ ہو تو طلبہ رد عمل کس طرح ظاہر کریں گے؟ ٹھیک ہے، رد عمل کا اہم مقصد ہے طلبہ کی دلچسپی کو جانچنا، طلبہ کی دلچسپی کا اظہار کرنا۔ یہ رہا دوسرا۔ تو تیسرا ہے کہ قدر کرنا۔ قدر کرنے کو انگریزی میں ویلیوئنگ کہتے ہیں۔ طلبہ میں سائنسی رجحان فروغ پاتا ہے۔ اس مرحلے میں کیا ہوتا ہے، طلبہ میں ایک سائنسی رجحان فروغ پاتا ہے، تو جس سے وہ چند مخصوص اقدار کے پابند ہو جاتے ہیں۔ طلبہ کیا ہوتے ہیں، اس مرحلے میں چند مخصوص اقدار، چند ویلیوز کو اپنا لیتے ہیں، پابند ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے، پچھلے دونوں مقاصد یعنی حصول عمل اور رد عمل جو دونوں مقاصد ہیں، ان دونوں مقاصد قدر کرنا جو مقصد ہے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ مثلا طالب علم جمہوری عمل پر یقین رکھتا ہے، یعنی سب ایک ہیں، سب مل کر رہنا، اس طرح جو ہے ان کے اندر ایک اقدار شامل ہوتے ہیں، اپنا لیتے ہیں۔ اسی طرح تہذیبی اختلاف کے برعکس اتحاد میں یقین رکھتا ہے، یعنی تہذیبی اختلاف یعنی مذہبوں الگ الگ ہوتے ہیں، اس طرح اس کا مخالف کرتے ہوئے سب ایک ہیں، سب اتحاد، یونٹی کے ساتھ رہنا چاہیے، اس پر یقین رکھتا ہے۔ ان کے اندر اس مرحلے میں کیا ہوتے ہیں، اقدار فروغ پاتے ہیں۔ تو چوتھا ہے تنظیم۔ تنظیم انگریزی میں اس کو آرگنائزنگ کہتے ہیں۔ طالب علم کیا کرتے ہیں، مختلف اقدار کے درمیان، یعنی جتنے بھی اقدار ہیں، ویلیوز ہیں، مختلف اقدار کے درمیان موازنہ کر کے کمپیئر کر کے ترجیحات کی بنیاد پر ان کی تنظیم کرتے ہیں۔ ترجیحات یعنی برتری یا بہتری، یعنی جو بھی اقدار ہیں، جو اقدار ان کو بہتر لگتے ہیں، ان کی بنیاد پر کیا کرتے ہیں، ان کو آرگنائز کرتے ہیں۔ جو ان کے رویے کو بہتر بنانے کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں، ان اقدار کو وہ اپنا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو ان کے رویے کو بہتر نہیں لگتے، ان اقدار کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ رہا تنظیم کے تعلق سے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ فلسفہ زندگی اور اقدار کی تشکیل کے لیے
ये मरहला बहुत ही अहम रोल अदा करता है। ठीक है, तो अगला मकसद है कि किरदार साजी। किरदार साजी क्या है? ये जो है तासुराती इलाके का एक अहम मरहला है किरदार साजी। अक़दार और रवैये को अमली ज़िंदगी में शामिल करने का एक अहम मरहला कौन सा है? किरदार साजी है। यानी जो भी अक़दार सीखे हैं, जो भी रवैये अपनाए हैं, वो सब जो है अपनी निजली ज़िंदगी में इस मकसद के तहत वो अपनी निजली ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें मखसूस अकायद और रुझानात पर मुश्तमिल आदात व अतवार पैदा होते हैं। यानी अक़दार वो अपनाए हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हुए वो क्या करते हैं? नए आदात व अतवार पैदा कर लेते हैं। ठीक है, यह मरहला तासुराती मैदान के सभी मकासद पर मुश्तमिल होता है। किरदार साजी जो मरहला है, जो मकसद है, ये क्या करता है? इससे पहले के 4 मकासद जो हैं, उन चारों मकासद मिलाकर इस किरदार साजी में शामिल होते हैं। उन चारों के बिना ये किरदार साजी नहीं होती। उन चारों जो है किरदार साजी में शामिल होते हैं, उन चारों पर ये जो है मुश्तमिल होता है। ठीक है, ये रहा तासुराती इलाके के ताल्लुक से। अगला है हस्सी व हरकी इलाका। ये जो है ज़ुबान की बुनियादी महारतों को सीखने के लिए बहुत ही अहम रोल अदा करता है। जैसा कि हर ज़ुबान की बुनियादी महारतें जो है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना जो है हर ज़ुबान की बुनियादी महारतें हैं। इनको फ़रोग़ देने के लिए हस्सी व हरकी इलाका जो है बहुत ही अहम रोल अदा करता है। तो देखते हैं कि पहला है तकलीद। तकलीद यानी अंग्रेज़ी में इमिटेशन कहते हैं। देखिए कि किसी चीज़ का मुशाहिदा करके उसका नकल करना। यानी तलबा जब भी कोई चीज़ सीखते हैं तो दूसरों को देखकर उसका नकल करते हुए सीखते हैं। समझो कि तलबा ज़ुबान के ताल्लुक से अगर हुर्फ़ तहजी को सीखना है तो किस तरह सीखते हैं? या तो अगर उस्ताद कॉपी राइटिंग में अगर लिख कर देते हैं तो हुर्फ़ तहजी को उस उसको देखकर यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यानी नकल करते हैं, सेम उसी तरह कॉपी करते हैं। अगर किसी के आदात व अतवार को अपनाना हो तो तलबा क्या करते हैं? उसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसी तरह की नकल करते हैं। ठीक है, ये रहा तकलीद। ये जो है सही व ख़ता के अफ़आल की बुनियाद पर काम करता है। ये तरीका क्या है? सही व ख़ता, यानी एक ही मर्तबा तलबा सही दुरुस्त तरीके से नहीं करते। ठीक है, तो देख कर करते 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 जो है काम को ठीक करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सही व ख़ता कहते हैं। और महारत के हुसूल में, यानी महारत जो भी हैं उनके हुसूल में ये मरहला जो है बहुत ही अहम मुकाम हासिल है। यानी ये जो है पहला मरहला है इमिटेशन। और जो भी महारत सीखना चाहते हैं तो उसमें ये मरहला बहुत ही अहम रोल अदा करता है, अहम मुकाम है हासिल है इसको। ठीक है, यानी जो भी सीखते हैं तो तकलीद के ज़रिए, इमिटेशन के ज़रिए ही सीखते हैं तलबा पहले में। तो दूसरा क्या है? सलीका मंदी। इसको अंग्रेजी में मैनिपुलेशन कहते हैं। इसमें क्या कह सकते हैं कि नकाली के ज़रिए सीखा हुआ महारत जो भी है उसको खुद से करने की कोशिश करते हैं। यानी इससे पहले तलबा क्या किए हैं? इमिटेशन यानी तकलीद के ज़रिए सीखे हुए मवाद, सीखा है मवाद को, तो उस मवाद या महारत को जो है नकाली के ज़रिए सीखे हुए मवाद को या महारत को खुद से करने की कोशिश करते हैं। यानी इस मरहले में तलबा नकाली नहीं करते बल्कि सीखे हुए महारत को खुद से करने की कोशिश करते हैं। उन्हीं कोशिशों को हम क्या कहते हैं? सलीका मंदी कहते हैं। ठीक है, मैनिपुलेशन कहते हैं, खुद से करना। तो तीसरा है काबू करना। इसको अंग्रेजी में प्रेसिशन कहते हैं। प्रेसिशन यानी खुद से या हिदायत के ज़रिए करने वाले काम में जो भी अगलात हैं उनको हटाकर सही नताइज के लिए दुरुस्त हिदायत को अपनाना क्या कहलाता है? काबू करना, प्रेसिशन कहलाता है। यानी जो भी काम या महारत करते हैं, नकाली के ज़रिए सीखे हैं और ख़ुद से करने की कोशिश किए हैं, खुद से करने में बहुत सारे अगलात होते हैं, उन अगलात को हटाकर, उन अगलात को मिटाकर जो है सही नताइज को हासिल करने के लिए जो अक़दामात वो अपनाते हैं
उसको क्या कहते हैं, उस मरहले को, यानी उस तरह करने के मरहले को क्या कहते हैं, काबू करना, यानी प्रिसिशन कहते हैं। वो जो है इसी मरहले में उस तरह अगलात को हटाकर सही नताइज के लिए दुरुस्त हिदायत या दुरुस्त अक़दामात को अपनाते हैं। ठीक है, ये रहा काबू करना। तो चौथा है तरतील, इसको अंग्रेजी में आर्टिकुलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सीखे हुए मवाद को मुतय्यना वक्त में तसलसल के साथ तरतीब में अंजाम देने के लिए की जाने वाली कोशिशों को क्या कहते हैं, तरतील कहते हैं। यानी तलबा जो है नकाली के ज़रिए सीखे हैं और ख़ुद से करने की कोशिश भी किए हैं, और उनमें जो भी अगलात हैं उसको हटाकर सही नताइज के लिए कोशिश करके सीख लिए हैं। तो इसका इस्तेमाल कहाँ करना है, तलबा अगर मवाद को सीखते हैं तो उनका इस्तेमाल जो है, अगर समझो कि 10वीं जमात के तलबा हैं तो साल भर में वो जो है कुछ मवाद सीख लेते हैं, और इम्तिहान जब आता है तो इम्तिहान में क्या करना है, सीखे हुए मवाद को मुतय्यना वक्त में, जितना वक्त इम्तिहान के लिए मुतय्यन है उस मुतय्यना वक्त में तसलसल के साथ और तरतीब में अंजाम देते हुए उस मवाद को जो है मुतय्यना वक्त में मुकम्मल करना है, और मुतय्यना वक्त में उस मवाद को उन्होंने इजहार करना है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, तरतील कहते हैं। तरतील हालांकि यह है कि मुतय्यना वक्त में काम किस तेजी से करना है और किस तसलसल में करने पर उस काम मुकम्मल होता है, उस तरह करने को आर्टिकुलेशन, तरतील कहते हैं। ठीक है, तो अगला 5वां और आखिरी जो है फितरी किरदार साजी, इसको अंग्रेजी में नेचुरलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो तलबा इस सतह पर पहुंचने पर अपनी सीखी हुई महारतों को अपनी फितरत में शामिल कर लेते हैं। यानी इस वक्त तक वो जो भी महारतें सीखे हैं उन सब को जो है अपनी फितरत में शामिल कर लेते हैं। ये किस तरह होता है, समझो कि ड्राइवर है, ड्राइवर पहले जो है अपने मास्टर से ड्राइविंग सीखता है तो नकल के जरिए सीखता है, यानी उनका मास्टर जिस तरह ड्राइव करता है उसको देखकर ये भी ड्राइव करने की कोशिश करता है, वो नकली है, इमिटेशन है। तो दूसरा खुद से चलाने की कोशिश करता है, ये जो है मैनिपुलेशन है। और चलाने में जो रुकावटें होते हैं या जो भी अगलात मिस्टेक्स होते हैं उनको हटाकर दुरुस्ती के साथ चलाने की कोशिश करता है, वो प्रिसिशन कहलाता है। ठीक है, तो उसके बाद आर्टिकुलेशन, यानी कहीं वो जाना है तो किस तेजी के साथ अगर जाए तो मुतय्यना वक्त में वो अपनी मंजिल पर पहुंचता है, उस तेजी को अपनाना जो है क्या कहलाता है, आर्टिकुलेशन कहलाता है। ठीक है, यानी तरतील कहलाता है। तो ये जितना भी यहाँ पे महारत हासिल की है उन सब को अपनी फितरत में शामिल करने का मरहला कौन सा है, नेचुरलाइजेशन, फितरी किरदार साजी है। इसमें तलबा अपने महारत में जो भी महारत हासिल किए हैं उसमें जो है एक्सपर्ट्स बनते हैं, स्किलफुल होते हैं, जो है वो अपनी फितरत में शामिल कर लेते हैं। ठीक है, ये तासुराती नहीं बल्कि हस्सी व हरकी इलाके का आला सतह का मरहला कौन सा है, फितरी किरदार साजी है। ठीक है, ये रहे मादरी जुबान बढ़ाने के लिए अपनाए जाने वाले मकासद, जो इदराकी, जज्बाती और हस्सी व हरकी इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले मकासद हैं। तो इंशाअल्लाह अगली क्लास में मिलेंगे। ठीक है, क्लास लंबी हो गई इसलिए क्लास को ख़त्म करना पड़ा। अगली क्लास में इंशाअल्लाह मादरी ज़ुबान के जो भी इस्तेदादें हैं जमात वारी उनको हम डिस्कस करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़। क्लास अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए।